नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा 2025 के लिए स्पेशल सामान्य विज्ञान की डेली हमारी वीडियो आती है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टॉप 50 MCQ हम बात करेंगे जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और RPSC द्वारा प्रीवियस ईयर पेपरों के अंदर पूछी गई हैं। तो हूबहू इन प्रश्नों को रिपीट किया जाएगा क्योंकि ये प्रश्न मैंने देखे हैं। जो पशु परिचय में पूछे गए थे वही जेल प्रेरी में पूछे गए हैं, वही पटवारी में पूछे गए हैं। तो सेम टॉपिक के सेम क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, रिपीट है, क्योंकि जितने क्वेश्चन बनने थे एक टॉपिक से वो सारे बन गए हैं। वो क्या है, अभी सेम क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है लेकिन उसको थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अच्छी तरीके से आपके पास डेली वीडियो पहुंच पाए। तो वीडियो नंबर हम आज 4 है। उससे पहले सबसे पहले हमने बात की थी भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, उसके बाद धातु एवं अधातु से संबंधित यौगिक, फिर प्रकाश के नियम परावर्तन, दूसरा चौथा टॉपिक है अनुवांशिकी से संबंधित। तो पहला प्रश्न है आज का हमारा, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में समय को अभिव्यक्त नहीं करता है क्या कहलाता है? ये प्रहरी 2024 में पूछा गया था। युग्म विकल्पी या अप्रभावी लक्षण या प्रभावी लक्षण या अनुवांशिक रूप, बताइए भी। F1 पीढ़ी वाले जो क्या समय को अभिव्यक्त नहीं करते हैं तो वो हो जाएगा अप्रभावी लक्षण। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण होते क्या हैं, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। प्रभावी लक्षण वे होते हैं, वे लक्षण जो F1 पीढ़ी यानी पुत्री में दिखाई देते हैं। दूसरा, इनका प्रभाव छिपाया नहीं जा सकता। जैसे उदाहरण की बात करें तो मटर में लंबा पौधा और पीला बीज, ये किसके उदाहरण है? प्रभावी लक्षण के। तो याद रखना, मटर में लंबा पौधा होना किसका है? प्रभावी लक्षण है ये, और पीला बीज। फिर अप्रभावी लक्षण की बात करेंगे जिससे संबंधित हमारा प्रश्न पूछा गया है। वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते लेकिन F2 पीढ़ी में पुनः दिखाई देते हैं, वो क्या होते हैं? अप्रभावी लक्षण होते हैं। और प्रभावी लक्षण F1 पीढ़ी में दिखाई देते हैं। वे केवल शुद्ध अवस्था यानी होमोजाइगस में प्रकट होते हैं। और उदाहरण की बात करें तो मटर में बोना पौधा और हरा बीज, ठीक है। तो हरा बीज अप्रभावी लक्षण है और मटर में बोना पौधा छोटा टी और वाई, ठीक है। तो ये उदाहरण आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, कहीं ना कहीं एग्जाम में यहाँ से पूछा जा सकता है। पहली बात तो जो प्रश्न मैंने दिए हैं इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, सेम टू सेम आपको देखने को मिलेंगे, ऑप्शन चेंज होंगे बस। तो दोनों याद रखनी है। F1 पीढ़ी की जो लक्षण दिखाई देते हैं वो प्रभावी लक्षण में, और F2 पीढ़ी के जो प्रकट होते हैं लक्षण वो अप्रभावी लक्षण के अंदर आते हैं। इसमें जैसे मटर में लंबा पौधा, पीला बीज, और इसमें मटर में भुना पौधा और हरा बीज, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि किसी जीन का वैकल्पिक रूप जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करते हैं उसे कहते हैं। तो ये सब की सब शब्दावलियाँ हैं, प्रभावी है, अप्रभावी है, एलील है। तो यहाँ से सीधा प्रश्न आएगा। तो इसके क्या है, MCQ क्वेश्चन बनाए हैं। तो इसका आंसर होगा एलील। क्या होगा? एलील हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? एलील। तो इसका आंसर है 4 नंबर। एलील को वैसे देखें तो इसे कहते हैं युग्म विकल्पी, ठीक है। इसका वैसे नाम साइंस में देखें तो युग्म विकल्पी पूरा नाम है, ठीक है। युग्म विकल्पी, इसी को क्या कहते हैं? एलील कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है कि गुण को नियंत्रण करने वाले कारक के 2 विकल्प होते हैं, ठीक है, यानी 2 जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, जिसे इसीलिए तो इसे युग्म विकल्पी कहा जाता है, ठीक है। जैसे लंबे लक्षण को टी द्वारा, इसमें लंबे जो लक्षण हैं, लंबे पौधे के लक्षण टी द्वारा। फिर बात करें तो बौने लक्षण को छोटे टी द्वारा जो है दर्शाए जाते हैं। तो ये टी व और छोटा टी ये क्या है? दोनों युग्म विकल्पी कहलाएंगे, ठीक है। इस प्रकार आपको याद रखना। तो एलील से संबंधित मुझे ऐसा लगता है कि पक्का प्रश्न आएगा। पिछली बार पशु परिचय के अंदर आया था, तो इसमें चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी पक्का एलील से संबंधित आएगा। तो ये याद रखना है, युग्म विकल्पी इसे कहा जाता है, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एलील। अब देखिए युग्म विकल्पी, थोड़े थोड़े मैं तथ्य भी लेके आया हूँ ताकि आप समझ सको। युग्म विकल्पी एलिस, ठीक है, एलील। परिभाषा, किसी गुण को नियंत्रित करने वाले कारक के 2 विकल्प जो जोड़े में पाए जाते हैं एलील कहलाते हैं। स्थिति, एलील्स एक ही गुणसूत्र के समजात गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। यानी इसने कहा कि किसी गुण को नियंत्रित करने वाले एक कारक एक ही गुणसूत्र के समजात गुणसूत्रों, क्या होता है? समजात
गुणसूत्रों से संबंधित है। समजात यानी समयुग्मजी इसे कहते हैं, यानी होमोजाइगस स्थिति में, जैसे टी और छोटा टी इस प्रकार के। फिर उदाहरण, मटर में पौधे की ऊंचाई के लिए टी यानी लंबा लक्षण प्रभावी होगा और छोटा टी बोना लक्षण अप्रभावी होगा। यहाँ टी और टी युग्म विकल्पी एल्स कहलाएंगे, ये याद रखना। विशेष तथ्य की बात करें, यदि दोनों एलेल्स समान हो तो समजात होंगे। दोनों, जैसे मान लीजिए बड़ा टी तो वो क्या होंगे, समजात होंगे, जिसे कहते हैं होमोजाइगस। ये शब्द आपको याद रखना है, शब्दावली में पूछा जाएगा, जिसे समयुग्मजी कहा जाता है। तो ये होगा। अगर दोनों एलेल भिन्न हो तो विषमजात कहलाएंगे, जिसे कहते हैं हिट्रोजाइगस यानी विषम युग्मजी। तो इसमें क्या होगा, एक टी बड़ा होगा और एक टी छोटा होगा, तो उसे विषमजात कहेंगे, और समजात समान वाले। अब देखते हैं अगला प्रश्न, कुछ और है, जैसे समलक्षणी। समलक्षणी किसे कहते हैं, यानी फिनोटाइप। ये भी परिभाषा पूछी जाएगी, फिनोटाइप के बारे में प्रश्न आएगा। तो फिनोटाइप समलक्षणी परिभाषा, किसी भी लक्षण को बाहर से देखने पर जो रूप दिखाई देता है उसे कहते हैं समलक्षणी। यह जीव के बाहरी स्वरूप और अभिव्यक्ति को दर्शाता है। उदाहरण के रूप में देखें तो पौधे का लंबा होना या बौना होना, ये क्या कहलाता है, समलक्षणी कहलाता है। फिर है समजीनी, जिसे कहते हैं जीनोटाइप। दोनों याद रखने हैं, ये जीनोटाइप कहते हैं समजीनी को। यानी परिभाषा, लक्षणों को नियंत्रित करने वाले आंतरिक कारक यानी जीनों का संयोजन। यह जीव की आनुवंशिक बनावट को दर्शाता है। आनुवंशिक जो बनावट होती है उसको समजीनी दर्शाता है। जैसे शुद्ध लंबा पौधा डबल टी, अशुद्ध विषमजात लंबा पौधा टी और छोटा टी, जो मैंने पहले बताया, और शुद्ध बोना पौधा डबल टी होगा। तो शुद्ध बोना पौधा होगा डबल टी, शुद्ध लंबा पौधा होगा डबल टी। तो ये चीज़ें आपको सारी याद रखनी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिकी का नियम नहीं है। अनुवांशिकी का नियम नहीं है, ये पूछा गया पशु परिचर के अंदर। तो देखिए, प्रभाविता का नियम है, 3 नियम है, पृथक्करण का नियम भी है और स्वतंत्र अपवहन का नियम है। और यहाँ से प्रश्न पक्का आएगा ऐसा का ऐसा। तो बोनेपन का नियम, ये इसमें जो है नियम नहीं दिया गया था। तो ये आगे बात करते हैं, क्या है, देखिए, मेंडल ने 3 अनुवांशिकी नियम दिए थे। प्रभाविता का नियम, जिसमें एक लक्षण दूसरे पर प्रभावित होता है, एक लक्षण दूसरे पर प्रभावित होता है। पृथक्करण का नियम क्या कहता है कि युग्मकों के निर्माण में जीन अलग होते हैं। युग्मकों के निर्माण में जीन क्या होते हैं, अलग होते हैं। ये परिभाषा सारी याद रखनी है, शब्दावलियां। स्वतंत्र अपवहन का नियम क्या कहलाता है कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत है। विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से क्या है, वंशानुगत है। तो तीनों नियम याद रखने हैं। सीधा का सीधा प्रश्न तो मुझे लगता है ऐसा ही आएगा कि निम्न में से एक कौन सा नियम नहीं है। ठीक है। अब कुछ अनुवांशिकी से संबंधित शब्दावलियां हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछी जाएगी। सबसे पहले देखिए, जीन क्या होते हैं। गुणसूत्र पर स्थित कारक जो लक्षण को नियंत्रित करते हैं, लक्षण का निर्धारित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, जीन। फिर एलील मैंने बताया, युग्म विकल्पी, किसी गुण को नियंत्रित करने वाले जीन को 2 या 2 से अधिक विकल्प, ठीक है, एलील, ठीक है, किसी गुण को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 या अधिक विकल्प। एक होता है लोक्स शब्द, गुणसूत्र पर जीन का निश्चित स्थान क्या कहलाता है, लोक्स कहलाता है। गुणसूत्र पर जीन का निश्चित स्थान लोक्स। फिनोटाइप याद रखने ना, जिसे समलक्षणी कहते हैं, जीव का बाहरी स्वरूप दिखाई देने वाला लक्षण, ठीक है, जीव का बाहरी रूप। फिनो, जीव का बाहरी रूप। जीनोटाइप की बात करेंगे, समजीनी, लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीनों का संयोजन, ठीक है। फिर है होमोजाइगस, जिसे समजात कहते हैं, जब किसी गुण के लिए दोनों एलील समान हो तो उसे होमोजाइगस कहेंगे। और हेट्रोजाइगस कहेंगे जब किसी गुण के लिए दोनों एलील भिन्न हो, जब समान हो तो समजात हो जाएगा, जिसे होमोजाइगस कहा जाएगा। और जो अलग होंगे तो उसे विषमजात कहा जाएगा, यानी हेट्रोजाइगस। फिर है डोमिनेंट लक्षण, जो लक्षण F1PD में प्रकट होते हैं उसे कहते हैं प्रभावी लक्षण, जिसे डोमिनेंट लक्षण कहते हैं। अब देखो इंग्लिश में शब्द आ सकता है। फिर है रिसेसिव लक्षण, यानी अप्रभावी। रिसेसिव लक्षण जो F1 में प्रकट न होकर F2PD में दिखाई देते हैं। तो ये शब्दावलियां हैं, आगे भी और चर्चा करेंगे। ये 9 है, उसके बाद में कुछ और अन्य भी चर्चा करेंगे। 15-16 शब्दावलियां हैं जो एग्जाम में आपको हूबहू देखने को मिलेगी। तो एक बार पढ़ना है ताकि आप प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ पाओ। अगला प्रश्न, मेंडल ने अपने संकरण के रूप के प्रयोग में किस पर किए थे। मटर पर, श्वेत चूहे पर, ड्रोसोफिला पर, सूरजमुखी पर।
तो सही सी बात आपको पता है कि मेंडल ने मटर स्वीट पी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, तो इस पर प्रयोग किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने अनुवांशिकी के प्रयोग मटर के पौधे पर किए क्योंकि इनके लक्षण स्पष्ट और नियंत्रण होते हैं। इन प्रयोगों से उन्होंने अनुवांशिकी के नियम जैसे प्रभाविता, पृथक्करण और प्रतिपादित किए थे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुगति के नियमों से संबंधित है? तो आप बता सकते हो, अनुवांशिकी हो जाएगा इसका आंसर। ये भी एनिमल के अंदर पूछा गया था, एनिमल अटेंडेंट के अंदर। अनुवांशिकी के जनक किन्हें कहा जाता है, ये भी याद रखना है आपको। तो जी.जे. मेंडल को जो है अनुवांशिकी के जनक के रूप में माना जाता है। ये प्रश्न आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, 5 मार्च 2023 में जन्मी भारत की प्रथम कॉलोनिक गाय गंगा किस नस्ल की है? ये पूछा गया था RS के अंदर। तो ये है गिर नस्ल की, ठीक है, गिर नस्ल की है। इसका नाम याद कर लेना, गंगा, ठीक है। तो भारत की प्रथम कॉलोनिक गाय है ये गंगा। अगला प्रश्न, डाउन सिंड्रोम एकाधिका सूत्रता के कारण है। तो इसमें बताना है कि डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, डाउन सिंड्रोम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुणसूत्र 21। ये याद रखना है, पक्का प्रश्न आएगा डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो गुणसूत्र 21 होने के कारण। अब देखते हैं क्या है इसके बारे में, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। 2-3 शब्दावली हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम की बात करेंगे तो मंगोलियम मूर्ख कहा जाता है, यानी इसे, इस प्रकार के लक्षण को मंगोलियन मूर्ख कहा जाता है। और इसमें शिशु मंदबुद्धि, नाटा कद, मोटी गर्दन, खुला मुख, मुँह से लार टपकना। कारण होता है कि 21वें गुणसूत्र पर ट्राइसोमी 2 की जगह 3 दिखाई देते हैं। तो ये सूत्र भी है 2n+1, इस प्रकार निकाला जाता है। तो डाउन सिंड्रोम आपको याद रखना है, 21वें गुणसूत्र पर ट्राइसोमी 2 की जगह 3 हो जाती है, ठीक है। तो अगला है एडवर्ड सिंड्रोम। ये सारे याद रखने हैं। एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है, ये होता है, एडवर्ड सिंड्रोम होता है 18वें गुणसूत्र पर ट्राइसोमी 3 गुणसूत्र, ऐसे शिशु जीवित नहीं रह पाते हैं। तो ये भी याद रखना है आपको, इस प्रकार के लक्षण वाले जीवित नहीं रहते हैं शिशु, ठीक है। तो एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर 18 गुणसूत्र बस आपको याद रखना है, और डाउन सिंड्रोम के अंदर 21वें गुणसूत्र, इस प्रकार याद रखना है आपको, इतना ही पूछा जाता है। फिर है पटाऊ सिंड्रोम के अंदर 13 गुणसूत्र, तो याद रखना है, मस्तिष्क और हृदय विकास में नियमितता होती है। फिर है कैट क्राई सिंड्रोम के अंदर है 5 गुणसूत्र, 5वें गुणसूत्र पर 5वें गुणसूत्र की भुजा का विलुप्त होना, शिशु रोते समय बिल्ली जैसी आवाज़ करता है, तो इसलिए इसको कैट क्राई सिंड्रोम नाम दिया गया। तो 5वें गुणसूत्र। आगे प्रश्न भी आएगा किस प्रकार एग्जामिनर के द्वारा प्रश्न बनाया गया है। ये चीज़ें आपको तीनों याद रखनी है, चारों। डाउन सिंड्रोम के अंदर 21वें गुणसूत्र, एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर 18वें गुणसूत्र, पटाऊ सिंड्रोम के अंदर 13वें गुणसूत्र, और कैट क्राई सिंड्रोम 5वें गुणसूत्र। निम्नलिखित में से कौन से विपरीत गुणों को मटर यानी गार्डन पी पर मेंडल द्वारा अपने संकरण प्रयोगों में प्रयोग नहीं किया गया था? पुष्प की स्थिति की गई थी, जड़ का आकार था, अजड़ का आकार नहीं था, पुष्प का रंग था, और बीज का रंग था। इसमें क्या है, 7 जो है जो गुण किए गए थे इसके द्वारा, मेंडल के द्वारा। तो इसमें क्या होता है कि मटर में 7 जोड़ी, मटर में 7 जोड़ी, जैसे कह सकते हैं 14 विपर्यांसी लक्षण यानी विकल्पी पाए जाते हैं। जैसे आपको याद रखना है, सातों के साथ कोई एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे पादप की लंबाई, ठीक है, एक तो ये हो गया, पादप की लंबाई पर, पुष्प की स्थिति, सिंब की आकृति, ठीक है, सिंब की आकृति, सिंब का रंग, और बीज की आकृति, बीज का रंग, और बीज आवरण का रंग। इसी प्रकार इसने प्रश्न बनाया कि संकरण प्रयोगों में प्रयोग नहीं किया गया था, तो इसमें जड़ के आकार का कोई प्रयोग नहीं किया। पुष्प की स्थिति के बारे में बताया, पुष्प की लंबाई के बारे में, आकृति के बारे में, पादप की लंबाई के बारे में बताया, ठीक है, पुष्प के रंग के बारे में बताया, जैसे रंग पीला, वाई और हरा 2 बताया, बीजावरण का रंग बताया, धूसर और सफ़ेद, बीज की आकृति गोल और झुर्रीदार 2 बताई, ठीक है, और सिंब का रंग हरा और पीला, और सिंब की आकृति बताई फूली हुई प्रभावी लक्षण के अंदर, और अप्रभावी में सिकुड़ी हुई। तो ये चीज़ें आपको साथ साथ में याद रखनी है। अगला प्रश्न, वर्णांधता के जीन पर स्थित होते हैं वाई गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया DNA, अलिंग सूत्र, एक्स गुणसूत्र, बताइए भी। तो इसमें होगा एक्स गुणसूत्र पर स्थित होते हैं।
देखिए, वर्णांधता एक लिंग संबंधी आनुवंशिक विकार है और इसके लिए जिम्मेदार जीन एक्स गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। यह विकार आमतौर पर पुरुषों में अधिक पाया जाता है क्योंकि उनके पास केवल एक एक्स गुणसूत्र होता है। ग्रेगर मेंडल ने अपने कृत्रिम पार परागण प्रयोग के लिए मटर के पौधे की कितनी शुद्ध प्रजनन किस्में उपयोग में ली, ये भी आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा 14। कितनी? 14 किस्में। ठीक है, कितनी? 14 किस्में, ये आपको याद रखना है अभी। ठीक है, देखते हैं आगे। ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे की 14 मूल प्रजनन किस्मों को जोड़ों के रूप में चुना जो विपरीत लक्षणों वाली एक विशेषता को छोड़कर समान थे। इन परीक्षण के आधार पर मेंडल ने प्रस्तावित किया कि माता पिता से संतानों को अपरिवर्तित युग्मकों के माध्यम से क्रमिक पीढ़ियों में कुछ पारित किया जाता है। जब F1 पीढ़ी का किसी भी एक जनक से संकरण कराया जाता है तो क्या कहलाता है? जब F1 पीढ़ी का किसी भी एक जनक से संकरण कराया जाता है तो वो प्रतीप संकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रतीप संकरण कहलाएगा। फिर अगला प्रश्न, उपार्जित लक्षणों के वंशानुगति सिद्धांत, ये मोस्ट कर लेना। उपार्जित लक्षणों के वंशानुगति का सिद्धांत किसने दिया था? लेमार्क ने। ये याद कर लेना पक्का। उपार्जित लक्षणों के वंशानुगति का सिद्धांत लेमार्क के द्वारा दिया गया। देखिए, फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों के वंशानुगति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार जीवों द्वारा जीवन काल में अर्जित लक्षण उनकी संतानों को विरासत में मिलते हैं। फिर है, मानव जाति में कितने जोड़े कायिक गुणसूत्र यानी ऑटोसोम्स होते हैं? बड़ा गजब का प्रश्न है, ये आ सकता है। तो 22। ठीक है, तो ऑटोसोम होते हैं, ऑटोसोम्स 22 जोड़े, ये आपको याद रखना है कायिक गुणसूत्र के अंदर। ठीक है, किसमें? कायिक गुणसूत्र के अंदर। वैसे देखें तो मनुष्य के अंदर 23 जोड़ी होती है। वही बात करें तो जिनमें से 23 जोड़ी होती है, जिनमें से जो कायिक जोड़ी होती है वो 22 होती है। कायिक जोड़ी 22 होती है। ठीक है, और एक जो होती है वो होती है लिंग गुणसूत्र। क्या होता है? लिंग गुणसूत्र होते हैं। इस प्रकार 23 गुणसूत्र होते हैं। ये निम्नलिखित में से किसने 1953 में डीएनए संरचना के ट्विस्टेड लैंडर मॉडल का प्रस्ताव रखा था? बताइए। तो इस हो जाएगा इसमें जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा 1953 में डीएनए संरचना के ट्विस्टेड लैंडर मॉडल का प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न, मेंडल के कार्यों की पुनर्खोज का श्रेय किनको जाता है? मेंडल की कार्यों की पुनर्खोज का श्रेय किसे जाता है? तो हवांगो, डेब्रिज, कोरेंस और शेरमेक को जाता है। तो 1 नंबर आंसर हो जाएगा। गुणसूत्रों की संख्या की विभिन्नता से उत्पन्न विकार के संदर्भ में सही विकल्प ये देखो आ गया। त्रिगुणसूत्रता 13, त्रिगुणसूत्रता 18 और त्रिगुणसूत्रता 21 बताना है आपको। पहले मैंने आपको वैसे बता दिया है। तो 21 आपको पता है डाउन सिंड्रोम हो जाएगा, 18 हो जाएगा एडवर्ड और 13 के अंदर पटाऊ सिंड्रोम। तो ए का हो जाएगा 2 और बी का हो जाएगा 3 और सी का हो जाएगा 1। तो ये आंसर हो जाएगा 2 1 3, 2 3 1। ठीक है, 2 3 1, 2 3 1, 1 नंबर आंसर हो जाएगा अभी। जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बड़ा गजब का है। तो बेटसन ने अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किया था। ये आपको याद रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। विलियम बेटसन 1861 से लेकर 1926 एक अंग्रेजी जीव विज्ञानी थे जिन्होंने अनुवांशिकी शब्द गढ़ा और अनुवांशिकी के संस्थापक भी थे। आधुनिक अनुवांशिकी के प्रमुख तथ्य के बारे में बात करें तो आधुनिक अनुवांशिकी के जनक है वाटसन। आधुनिक अनुवांशिकी से संबंधित पूछा जाए तो वाटसन। प्रयोगात्मक अनुवांशिकी जनक है मॉर्गन। ये भी याद रखना है, TH मॉर्गन। शब्दावली जैसे जीनोटाइप है, फिनोटाइप है, जीन, ये जॉनसन के द्वारा दी गई है। ये सारे के सारे पॉइंट याद रखने हैं। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक वाटसन को कहते हैं, प्रयोगात्मक अनुवांशिकी का जनक मॉर्गन को कहते हैं, और जीनोटाइप है, फिनोटाइप है, जीन, ये सब जॉनसन के द्वारा दिए गए थे। और अनुवांशिकी शब्द किसने दिया? विलियम बेटसन के द्वारा।
शब्द संकर संकर ओज किसने प्रतिपादित किया था? यह किया था G.H. सल के द्वारा 1914 में, याद रखना है। ये CET के अंदर पूछा गया, शब्द संकर ओज किसके द्वारा? तो G.H. सल के द्वारा। ग्रीगर मेंडल ने अनुवांशिक प्रयोग के लिए किस पादप का प्रयोग किया था? बताइए भी। तो पाइसम सेटावियम, ये मटर को ही कहते हैं, मटर का वैज्ञानिक नाम है। तो ये देखो किस प्रकार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो वेक्टर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, द्विपद नामकरण में प्रत्येक जीव को दो नाम दिए जाते हैं। पहला जिन्स और दूसरा होता है प्रजाति। जिन्स का नाम बड़े अक्षर से और प्रजाति का नाम छोटे अक्षर से लिखा जाता है। जैसे मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम है। ठीक है, पाइसम सेटाइवम। इसका प्रतिपादन किया था कैरोलस लिनियस ने। यह भी याद रखना इस नाम का, कैरोलस लिनियस ने। विषम युग्म की संतान तथा उसके सम युग्म की जनक के मध्य संकरण को कहते हैं। यह भी प्रश्न बड़ा गजब का है, तो उसे कहते हैं पूर्वज संकरण। क्या कहते हैं? पूर्वज संकरण। यह आ सकता है। एक तो विषम यानी हिट्रो। ठीक है, अंग्रेजी में भी पूछा जा सकता है हिट्रोजाइगस, प्लस में किसका? समयुग्म की यानी होमोजाइगस के बीच में संकरण कराया जाएगा, तो उस संकरण को क्या कहते हैं? पूर्वज संकरण कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? पूर्वज संकरण। ठीक है। मेंडल के अनुसार एक द्विसंकरण संकरण के द्वितीय संतति पीढ़ी का लक्षण प्रारूप अनुपात क्या है? तो 9:3 और 3:1। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। ये याद रखना है भी आपको। मेंडल के संकरण में जैसे दो लक्षणों, उदाहरण बीज का रंग और आकार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और द्वितीय संतति पीढ़ी F2 में लक्षण प्रारूप अनुपात 9:3 और 3:1 होता है, जो चार अलग अलग संयोजनों, दोनों प्रभावी, एक प्रभावी और एक प्रभावी आदि को यह दर्शाता है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? बड़ा गजब का प्रश्न है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। ठीक है, डार्विन ने। और पहले वाला था उपार्जित लक्षणों का, वो लेमार्क ने दिया था। दोनों याद रखने, दोनों कंफ्यूज करते हैं। प्राकृतिक वर्ण पूछा जाए तो डार्विन ने, और उपार्जित लक्षणों का दिया था वो लेमार्क के द्वारा। तो इसका आंसर जो होगा वो डार्विन होगा भी, सी नंबर, प्राकृतिक वर्ण। स्वान पुष्प में पुष्प रंग की वंशानुगति किसका उदाहरण है? स्वान पुष्प में वो होगा अपूर्व प्रभाविता का। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा इसमें। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 फेनोटाइप का अनुपात क्या है? वो है 3:1। क्या हो जाएगा? 3:1। फिर है कि क्रोमोसोम से बना है DNA, RNA, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। बड़ा गजब का प्रश्न है और ये आ सकता है DNA। क्रोमोसोम DNA से बना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। इसमें बताना है कि वयस्क देही कोशिका से क्लोन किया जाने वाला सबसे पहला स्तनपायी था। तो कौन सा हो जाएगा? भेड़। ठीक है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल किस मूल के वैज्ञानिक थे? ग्रेगर जॉन मेंडल किस मूल के वैज्ञानिक थे? तो ऑस्ट्रियाई मूल के थे। एक नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है। मेंडल के आनुवंशिकता के प्रयोगों के लिए मटर के कितने जोड़ी लक्षणों के प्रयोगों के लिए चुना गया था? तो पहले भी मैंने बताया 7 जोड़ी। कितने? 7 जोड़ी लक्षणों को। 2 अथवा अधिक भिन्न अनुवांशिकी युक्त पादपों को क्रॉस कर फसल की नई किस्म का निर्माण कहलाता है। तो वो कहलाता है संकरण की प्रक्रिया कहलाती है। 2 या अधिक भिन्न अनुवांशिकी युक्त पादपों को जब क्रॉस कर फसल की नई किस्म का निर्माण किया जाता है तो उसे कहते हैं संकरण। अनुवांशिकीय विज्ञान की मूल इकाई क्या है? ये भी याद रखना है आपको, जीन। अनुवांशिकी विज्ञान की मूल इकाई है जीन। ये भी आपको याद रखना है। वाटसन और क्रिक ने डीएनए के मॉडल को प्रस्तावित किया था। कब किया था अभी? वाटसन और क्रिक ने डीएनए के मॉडल को कब प्रस्तावित किया? 1953 के अंदर। 1953 आंसर हो जाएगा। मानव जाति में लिंग निर्धारण किस विधि पर आधारित होता है? तो
एक्स एक्स और एक्स वाई पर निर्धारित होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय डोगमा रिवर्स की खोज के लिए सन 1975 में नोबेल पुरस्कार किसको सम्मानित किया गया था? तो वो था बोल्टीमर। आंसर हो जाएगा बोल्टीमोर को सम्मानित किया गया था। किस वैज्ञानिक ने वंशानुगति का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया? यह भी बड़ा गजब का प्रश्न है, तो सटन इसका आंसर हो जाएगा। किस वैज्ञानिक ने वंशानुगति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था? अब तीन याद हो गए। एक तो हो गया उपार्जित लक्षण, किसने दिया? लेमार्क ने। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। और एक याद रखना, वंशानुगति का गुणसूत्रीय सिद्धांत सटन के द्वारा दिया गया था। अब कुछ शब्दावलियां और रह गई थी जो मैंने कहा था, इसके बारे में और चलते हैं। हाइब्रिड क्या होता है, यानी संकर क्या होता है? विषम जात स्थिति वाला जीव, विषम जात स्थिति वाला जीव क्या कहलाता है? हाइब्रिड, यानी संकर उसे कहा जाता है, ठीक है। फिर है प्योर लाइन, शुद्ध रेखा, समजात स्थिति वाला जीव, टी जैसे बड़ा टी और छोटा टी। बैक क्रॉस क्या होता है? संकर जीव को उसके किसी माता पिता से क्रॉस कराना। फिर टेस्ट क्रॉस, संकर जीव छोटा टी बड़ा टी को अप्रभावी समजात डबल टी से क्रॉस करवाना। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये होता है एक गुण को लेकर किया गया संकरण। एक संकरण क्रॉस किसे कहते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस को। डाई हाइब्रिड क्रॉस, दो गुणों को लेकर किया गया संकरण, ठीक है, जिसे द्विसंकरण क्रॉस कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, दो जोड़ी लक्षण की लिए जाते हैं इसमें। फिर है मल्टीपल एलील, एक जीन के दो से अधिक विकल्प, ठीक है। फिर है प्लियोट्रोपी, एक जीन द्वारा एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रण होना। और लिंकज, गुणसूत्र पर जीनों का पास स्थित होकर साथ विरासत में आना। तो ये इतनी शब्दावलियां थी, वो आपको याद रखना है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? गुणसूत्रों के बीच जीनों का अदल बदल। और म्यूटेशन, जीन या गुणसूत्र में स्थायी उत्परिवर्तन, ठीक है। तो ये कुछ शब्दावलियां थी जो मैंने आपको बताई है। अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लेना, बाकी आप अंग्रेजी वाले शब्द को समझ लेना, अपने आप हिंदी अर्थ आ जाएगा आपका, ज़्यादा बड़ा सिस्टम नहीं है। तो इतना जो शब्दावलियाँ मैंने बताई है, क्वेश्चन बताए हैं, बस इतना पढ़ लेना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, हूबहू देखने को मिलेगा। अगर बाहर आएगा तो वो किसी को नहीं आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती है तो इससे ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, लगभग यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब हमारा एक टॉपिक रह गया मानव पाचन तंत्र, उससे संबंधित रोग, वो हम कल अच्छी तरीके से कर लेंगे। तो सभी टॉपिक हमने कवर किए हैं। इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। प्रत्येक में 50 प्रश्न हैं, ठीक है, प्रत्येक में 50 प्रश्न हैं, यानी 5 टॉपिक हो जाएंगे, तो 250-300 प्रश्न हो जाएंगे। अच्छे तरीके से पढ़ लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। साथ साथ में प्रताप क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे की जो भी भर्ती परीक्षाएँ हैं उनके लिए भी हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।